हेलो एवरीवन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बेयर एक्ट के थर्ड सीरीज में आपका स्वागत है। इस लेक्चर्स में हम लोग पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 अर्थात आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया गया है। मीन्स आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इस लेक्चर्स में हम लोग आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 18 तक ही हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कुछ फंडामेंटल राइट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फंडामेंटल राइट्स और राइट्स इन दोनों को समझने का कोशिश करते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि राइट्स क्या है, आप राइट्स को किस तरह से डिफाइन कीजिएगा। तो देखिए, राइट्स क्या होता है ना कि ये एक इंडिविजुअल्स का क्लेम है। यदि मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ तो मेरा राइट है, मीन्स हम उस चीज़ को क्लेम कर रहे हैं ताकि मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, और अगर मेरा डेवलपमेंट होगा तो ओवरऑल सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि राइट्स जो है वो इंडिविजुअल्स का क्लेम है जो कि उसके अपने डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको राइट्स कौन देगा? राइट्स आपको स्टेट देगा, सरकार देगी, और साथ ही साथ सोसाइटी देगी। जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उसी सोसाइटी के बीच रहकर आप अपने राइट्स को इंजॉय कीजिएगा। ये पहली बात हुई। और दूसरा चीज़ हुआ कि स्टेट्स जो है वो आपको राइट्स देगी। लेकिन यदि आपको राइट दिया गया है तो राइट्स के साथ साथ आपके कुछ ऑब्लिगेशंस भी हैं सोसाइटी के प्रति, स्टेट के प्रति, है कि नहीं? जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए, आपको कुछ ऑब्लिगेशंस जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में तो दिए ही गए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर आप पढ़िएगा तो आपके कुछ ड्यूटी है जो कि आपको करना पड़ता है। समझ रहे हैं? टोटल 11 ड्यूटीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ आप कुछ एक मैं और कॉन्सेप्ट को समझाना चाह रहा हूँ, उस चीज़ को आप लोग समझिए। देखिए, यदि मेरे पास जीने का अधिकार है, इफ़ आई हैव राइट टू लाइफ, अगर मेरे को जीने का अधिकार है, इसका मतलब कि आपको या किसी और पर्सन को मुझे मारने का अधिकार नहीं है कि नहीं? इफ़ आई हैव राइट टू लाइफ देन अदर्स डू नॉट हैव द लिबर्टी टू किल मी। क्योंकि आदमी को राइट टू लाइफ तो दिया ही गया, आपको लिबर्टी भी दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे मार दीजिएगा। समझ रहे हैं ना? जैसे मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कभी रोड्स में चला होगा, चला है कि नहीं? अगर रेड लाइट चल जाता है तो क्या होगा? आप रुक जाइएगा, रुक जाएगा नहीं जाएगा? और अगर ग्रीन लाइट चल रहा है तो आप जाइएगा। तो कहने का मतलब है कि यदि आपको ग्रीन लाइट में जाने का अधिकार है, मीन्स अगर ग्रीन लाइट चल रहा है तो आप रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो इसका मतलब आपके पास ये ऑब्लिगेशंस है कि जब आप रेड लाइट जलेगा तो आपको रुकना पड़ेगा। जी, समझ रहे हैं ना? मतलब हर एक राइट आपके लिए कुछ ऑब्लिगेशंस लेके आते हैं, और साथ ही साथ अगर आपके पास राइट्स है तो अदर्स के पास भी राइट है। आप यदि किसी दूसरे के राइट्स का रेस्पेक्ट कीजिएगा, उसी केस में आप जो है अपने राइट्स को एंजॉय कर पाइएगा। समझे? क्योंकि ये राइट्स तो आपको सोसाइटी के बीच में ही रह के एंजॉय करना है ना, भले वो राइट्स आपको स्टेट दे रहा हो, ठीक? लेकिन आपको इस सोसाइटी में रह के आपको उस राइट्स को एंजॉय करना है। तो आपको इस सोसाइटी के प्रति ऑब्लिगेशंस भी है। आपको हर किसी के राइट्स को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। ये समझ गए? अब अगर हम आए फंडामेंटल राइट्स पे, ये तो हम राइट्स की चर्चा की है, लेकिन राइट्स बहुत तरह के होते हैं। जैसे कुछ राइट्स जो है जिसको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन कर दिया है एक पार्ट में, जो हम पार्ट 3 की बात कर रहे हैं, उसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इसके अलावा आपके पास लीगल राइट्स भी होते हैं, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी होते हैं, आपके लिए कुछ मॉरल राइट्स भी है। तो राइट्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हम इस लेक्चर्स में मेनली फोकस फंडामेंटल राइट्स को करेंगे। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो क्या है? देखिए, फंडामेंटल राइट्स अगर मुझे मिल रहा है, मैं अब अभी कुछ लिस्ट जैसे आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए, फंडामेंटल राइट्स में क्या आता है? राइट टू इक्वलिटी। आप इस जगह को पढ़िए, दिखा आपको? चलिए मैं सेकंड आ रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या राइट्स आ सकते हैं। सेकंड में दिखा रहा हूँ आपको राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इन सब चीज़ को पढ़ें। तो ये देखिए, यदि आपको राइट्स दिया जा रहा है, मैं इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। यदि आपको
राइट्स दिया जा रहा है तो वो क्यों दिया जा रहा है आप समझिए, ताकि आप जो है एनी पर्सन एनी भी इंडिविजुअल, ठीक है, वो एक तरह से अपने पोटेंशियल को एक्चुअलाइज कर पाएगा, फुल पोटेंशियल को, समझ रहे हैं ना। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स को अगर आप डिफाइन कीजिए करने की बात आएगी तो क्या, दीज आर सम बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स, ठीक है, जिससे कि कोई भी सिटीजन्स को अगर ये दिया जाए, किसी भी इंडियन सिटीजन्स को दिया जाए तो ये उसके हार्मोनियस डेवलपमेंट के लिए, उसके पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप समझ गए। तो मैंने आपको राइट्स बताया कि राइट्स कुछ इंडिविजुअल्स को ऑब्लिगेशंस है जो कि उसके डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड दिस राइट्स आर रिकॉग्नाइज बाय स्टेट और सोसाइटी। एंड अदर हैंड अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो यस, दीज आर सम ह्यूमन फ्रीडम्स, बेसिक फ्रीडम्स है जो कि आपके हार्मोनियस डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम संविधान की बात करें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, बट फर्दर हम देखेंगे कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1 फंडामेंटल राइट्स, वो फंडामेंटल राइट्स है राइट टू प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी रखने का जो अधिकार है उसको उसमें डिलीट कर दिया गया, और इसके साथ ही साथ इसको लीगल राइट्स में मेंशन किया गया, आर्टिकल 300A में इसको डाल दिया गया। तो क्या आप इस चीज़ को समझ गए। यदि आप क्वेश्चन पूछा जाए कि ओरिजिनल संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स मेंशन थे, तो टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स मेंशन थे, लेकिन आज के समय में टोटल आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। क्या क्या है, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया। फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 के बीच मेंशन है, और इसी राइट टू इक्वलिटी को आज हम इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपके पास कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं, और साथ ही साथ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। क्या है इन सब चीज़, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल्स में एक एक करके देखेंगे। देखिए, लेकिन एक सवाल आपको आता है, ठीक है, हमें राइट्स भी दिए गए हैं, कुछ राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, मैंने जैसे आपको बताया, कुछ लीगल राइट्स हैं, कुछ मोरल राइट्स हैं, तो इन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहते हैं। वाई दिस फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड फंडामेंटल राइट्स, ये इतने फंडामेंटल क्यों है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। देखिए क्यों है, इस चीज़ को समझिए। ये पहली बात तो है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसी भी तरह के कन्वेंशन के द्वारा नहीं बनाया गया है, न ही किसी भी तरह के स्टैट्यूटरी लॉज के द्वारा बनाया गया है। मतलब पार्लियामेंट में बैठ के जो हम लोग कानून बनाते हैं सिंपल मेजोरिटी के साथ, न उसके द्वारा बनाया गया है, न ही किसी कन्वेंशंस के द्वारा बनाया गया है। ये राइट्स जो है खुद कॉन्स्टिट्यूशन में, खुद संविधान हमें देती है, और ये इतने फंडामेंटल्स हैं कि ये खुद जो है इसको मीन्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर्स थे उनको ये सभी राइट्स इतने फंडामेंटल्स लगे कि खुद उन्होंने इसको मेंशन कर दिया कि ठीक है, पार्ट 3 बना के हम इसको फंडामेंटल राइट्स को हम दे रहे। समझ गए क्यों इतना फंडामेंटल्स है। और साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ही जो है सुप्रीम है। और किसी भी लैंड का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया की अगर बात करें तो ये फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड इज कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए हम कहते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इनका प्रोटेक्शन खुद कॉन्स्टिट्यूशन करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन कहता भी है कि यदि आपका फंडामेंटल राइट्स को एवरेज किया जाए तो आप कोर्ट जा सकते हैं। मीन्स दिस राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर, दिस राइट्स आर जस्टिसिएबल इन नेचर, मीन्स आप कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 हम देखेंगे क्या है, आर्टिकल 226 हम देखेंगे इसे भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट जाने का, हाई कोर्ट किस तरह से आप जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन इतना तो आप समझ गए ना कि यदि आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट किया जा रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट यहाँ तक कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। ये इतने फंडामेंटल्स हैं, और साथ ही साथ किसी भी इंडिविजुअल्स के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यदि आपको पूछा जाए कि क्यों फंडामेंटल्स है, क्यों इसको हम फंडामेंटल्स राइट्स कहते हैं, तो आप पहला पॉइंट आप ये बता सकते हैं कि नहीं किसी तरह के कन्वेंशन से बना हुआ है, नहीं किसी तरह के स्टैट्यूटरी लॉ के द्वारा बना हुआ है,
फर्स्ट चीज़ हुआ। सेकंड चीज़ आपको अगर पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि ये इतने फंडामेंटल है कि इसको कुछ संविधान में लिख दिया गया है एक पार्ट बना के। और थर्ड चीज़, ये किसी भी पर्सन्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दिज राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स। एंड एज वी नो पार्ट 3 में इसका मेंशन है आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 में इसका मेंशन। देखिए ये चीज़ आप लोग मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जनरली आदमी, हर एक पर्सन, हर एक स्टूडेंट्स, हर एक लर्नर्स क्या सोचते हैं कि सबको पता है कि आर्टिकल 14 से राइट टू इक्वलिटी स्टार्ट होता है, ठीक है। तो बहुत किसी का दिमाग में रहता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होता है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 जो है वो फंडामेंटल राइट से एसोसिएटेड है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल 12 डेफिनेशंस ऑफ स्टेट, आर्टिकल 13 लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 भी जो है वो फंडामेंटल राइट से एसोसिएटेड है। आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 35 तो है, लेकिन आपको पूछा जाए कि इसका रेंज क्या है तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो स्टेट पीएससीज में किसी भी या एसएससी के एग्जाम्स में, रेलवे के एग्जाम्स में तो उठा के तो बहुत मामूली क्वेश्चन है। तो इतना मामूली क्वेश्चन आप लोग गलती करके मत आइएगा, ठीक है। इसके अलावा सभी का रेंजेस, जैसे राइट टू इक्वलिटी की बात किया जाए तो आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 है कि नहीं। अगर राइट टू फ्रीडम की बात की जाए तो 19 से 22, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसको भी मैं आपको याद करा दे रहा हूँ। बेसिक अभी आप समझिए कि 12-13 जो है एक डेफिनेशंस बताता है और एक कुछ बता रहा है जो मैं आपको आर्टिकल 13 में पढ़ाऊंगा। अगर राइट टू इक्वलिटी की बात करें तो 14 से 18, देखिए कितना है, 14, 15, 16, 17, 18, 5 राइट, आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी। फिर हम जाएंगे 19 से लेके 22 तक, तो 19, 20, 21, 22 कितना हुआ, 4 हुआ। तो पहला 5, दूसरा 4, ये हो गया। अब हम लोग जाएंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये जो है 23, 24, 2, ठीक है। फिर हम जाएंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वो 25, 26, 27, 28, ये फिर 4, ठीक है। और एट लास्टली कल्चरल राइट्स फिर 2 और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 2, 32, 33, 34, 35 वो आता ही है, वो छोड़ दीजिए। 32 एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, बाकी हम लोग देखेंगे 33, 34, 35 क्या है। तो आप इतना तो याद रख सकते हैं, पहला 5 है, फिर 4, 2, 4, 2, तो आप इस तरह याद कर लीजिए, ठीक है। 12, 13 आप छोड़ दीजिए, आपको पता है। फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। ये 5 राइट्स जो है वो राइट टू इक्वलिटी में आता है। ये 4 राइट्स जो है वो राइट टू फ्रीडम में आता है। यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि राइट टू फ्रीडम कितने से कितने आर्टिकल्स के बीच है तो आप लोग आराम से कर जाइएगा। आप आराम से काउंट कर लीजिए, 12, 13 में 5 जोड़िए, फिर आप इसमें 4 जोड़िए, फिर जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 2 है, फिर 4 है वो राइट टू फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम जिसको हम लोग बोल रहे हैं वो है, फिर 2 राइट्स है वो कल्चरल राइट्स है। इस तरह आप याद कर सकते हैं। अदरवाइज हम जो है एक एक राइट्स को देखेंगे, आपका दिमाग में बैठ जाएगा। जब भी आपको आर्टिकल 14 कहेगा तो आपको समझ में आएगा कि आर्टिकल 14 इज एसोसिएटेड विद राइट टू इक्वलिटी, समझ रहे हैं। लेकिन अभी के समय के लिए तो हम लोग समझ गए कि पार्ट 3 में एसोसिएटेड है, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। इसको लिया कहाँ से है तो इसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के से लिया गया, और वहां से कहाँ से लिया गया तो उसके बिल ऑफ राइट्स से लिया गया, बिल ऑफ राइट्स से लिया गया। मीन्स ये जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं भारत में, उसको अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है, ठीक है। इसको एक आप लोग पॉइंट याद रख लीजिए। अगर पूछा जाए एग्जाम में कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किस को कहा जाता है तो ये फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है। इस चीज़ को आप लोग समझ गए। मैंने आपको बताया अभी कि दिस राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर, ओके। मीन्स आप कोर्ट जा सकते हैं। देखिए क्यों मैं इसको पढ़ा रहा हूँ जस्टिसेबल, क्योंकि 3 क्वेश्चन जनरली आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि फंडामेंटल राइट्स क्या जस्टिसेबल है तो है, क्या डीपीएसपी जस्टिसेबल है तो नहीं है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिसेबल है तो नहीं है। इसीलिए ये क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए हमने क्या है
कि हमने ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो मैंने आपको बताया कि यूएसए से लिया गया है, और यूएसए से भी कहा तो उसके बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि देखिए हमने जो ये अपने फंडामेंटल राइट्स बनाया है उसको बहुत ही ज़्यादा इलोबरेट किया है, बहुत ही ज़्यादा इलोबरेट किया है। इतना इलोबरेट किया है कि खुद अमेरिका ने नहीं किया इतना इलोबरेट, समझ रहे हैं ना? इतना इलोबरेट हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को किया गया, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि ये इतना फंडामेंटल्स है कि लोगों के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं और एक चीज़ बता रहा हूँ कि हमने तो इसके देख लिया कि पार्ट 3 में है, कहाँ से कहाँ तक है, ये सब चीज़ों को हमने देख लिया, और इसके कुछ कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स है जस्टिसिएबल, इन सब चीज़ों को हमने देख लिया। अब आपको बता रहा हूँ कि वाई, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को क्या ऐसा लगा कि फंडामेंटल राइट्स को उन्होंने इतना इंपॉर्टेंस दिया। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट थिंग है कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो डिस्पोटिक रूल्स या एथॉरिटेरियन, किसी भी स्टेट को एथॉरिटेरियन होने से प्रिवेंट करता है, उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, और साथ ही साथ लोगों की लिबर्टीज, लोगों के फ्रीडम को स्टेट इन्वेजन से बचाता है। क्या आप समझे? नहीं समझे? अगर कहा जाए तो समझिए, पहला चीज जो मैंने बताया, और इसके साथ साथ मैं और कुछ बता रहा हूं, जैसे कि पहला है कि टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। देखिए डेमोक्रेसी का क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको पूछा जाए कि डेमोक्रेसी का क्या एम है, तो अगर ओवरऑल आप देखें कि डेमोक्रेसी क्या आप करना चाहता है, डेमोक्रेसी किसी भी सिटीजन के पर्सनैलिटी, किसी भी सिटीजन के डेवलपमेंट को एम करता है, को मैक्सिमाइज करने का कोशिश करता है। और ये जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और ये जो मैं बता रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट किसी का पर्सनैलिटी, वो अपने पोटेंशियल को फुल्ली एक्चुअलाइज कर सके, कब एक्चुअलाइज कर पाएगा? जब उस पर्सन को फुल लिबर्टीज दिया जाएगा। ठीक है, फुल लिबर्टीज दिया जाएगा तभी कर सकता है। और लिबर्टीज कब मिलेगा उसको? ठीक है, जब उसके पास कुछ राइट्स रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तभी तो। और स्टेट इस तरह का रूल ना बनाए, स्टेट इस तरह का रूल ना बनाए कि वो डिस्पोटिक हो जाए, वो एथॉरिटेरियन हो जाए। ठीक है, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स दिए गए। क्योंकि समझिए, एक एथॉरिटेरियन रूल क्या होता है? ठीक है, लोगों के लिबर्टीज, लोगों के फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं करता है? जो हम लोग फासिज्म पढ़ते हैं, फासिज्म क्या है? एक तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड ही है ना वो, लेकिन लोगों के फ्रीडम, लोगों के लिबर्टीज को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इस तरह का सरकार ना बन जाए, उस चीज को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है। और अगर इस तरह से अगर की सरकार कोई भी गवर्नमेंट करती है और आपको फंडामेंटल राइट्स को एब्रीज कर किया जा रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए इसको जस्टिसेबल भी बनाया गया है ना? तो फंडामेंटल राइट इस तरह दिया गया है ताकि ये इस तरह की जो है काम सरकार ना कर सके। ये चीज समझ गए कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को किस तरह से प्रमोट कर रहा है, किस तरह से डिस्पोटिक रूल या एथॉरिटेरियन रूल को प्रिवेंट करता है, और किस तरह से लोगों के लिबर्टीज को स्टेट इन्वेजन से प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ लॉ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट का कानून, लॉ का कानून से सरकार चलेगी, किसी भी पर्सन, लॉ ऑफ मैन नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब किसी आदमी का सरकार ना चले, कानून का सरकार चले। इस चीज को फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी मैन, नो मैन इज अबव लॉ। इन चीज जब आप लोग सुने होंगे कि कोई भी इंसान कानून से बढ़कर नहीं है। ठीक है, तो इस फंडामेंटल राइट्स का एम है कि सरकार जो है वो कानून का हो, किसी पर्सन का ना हो। और साथ ही साथ हमने ये पढ़ लिया कि दीज आर जस्टिसेबल इन नेचर। अगर इसको वायलेट किया जा रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का अल्टीमेट गारंटर कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट इज द अल्टीमेट गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हाई कोर्ट्स भी नहीं है, कोई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को अल्टीमेट गारंटर बनाया गया कि इतने फंडामेंटल्स है। तो इसीलिए यदि आपका फंडामेंटल राइट
वायलेट किया जा रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं। और कोर्ट की यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक डायरेक्ट जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट्स भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी आप जा सकते हैं। ये चीज़ समझ गए। और साथ ही साथ एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट। ये एब्सोल्यूट कहने का मतलब क्या है कि पार्लियामेंट जो है कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस फंडामेंटल राइट्स पे लगा सकते हैं। ये आप समझ गए। किस तरह के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अगर आप पूछे तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ मैं सबसे पहले। देखिए जैसे आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ, जैसे कि आपका राइट टू फ्रीडम है, आप आर्टिकल 19 पढ़िएगा तो आपको राइट टू फ्रीडम मिलेगा, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये चीज़ आपको पता, आपने जब कभी भी आप टीवी डिबेट्स अगर देखे होंगे तो ये आपने सुना होगा कि आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन आप ऐसा मत बोल जाइए कि जो कि देश के यूनिटी, देश के इंटीग्रिटी को हार्म करे। समझ रहे हैं ना? अर्थात गवर्नमेंट जो है वो सिक्योरिटी, देश के इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, या पब्लिक ऑर्डर्स, मोरलिटी, देश के सोवरेनिटी को बचाने के लिए कुछ आप पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने नेशनल इमरजेंसी पढ़ा हुआ है मेरे लेक्चर्स में, मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी पढ़ा चुका हूँ। आप नहीं, आपने अगर वीडियो देखा है तो आप जाके ज़रूर देखिए। तो जब मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगे तो आर्टिकल 19 जो है, अगर 358 हमने पढ़ा तो उसमें क्या हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और आर्टिकल 359 में हमने क्या पढ़ा कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से कोई भी फंडामेंटल राइट्स को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ लिया है। तो ये एब्सोल्यूट तो नहीं है, ये जो राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है। ये राइट्स पे कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आपको फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है उसको कौन डिसाइड करेगा कि दीज आर वैलिड और नॉट? तो ये कोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक है। मतलब मेलाफाइड इंटेंशन से जो है वो तो पार्लियामेंट कुछ इस तरह का काम नहीं कर सकता है। इस तरह और एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है, ठीक है, तो आपको जो है सरकार नहीं, कोर्ट, ठीक है, आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है कि आप इस शहर से या इंडिया से आप बाहर नहीं जा सकते। उस केस में आप नहीं बोल सकते, ठीक है, कि राइट टू फ्रीडम तो मेरा फंडामेंटल राइट्स है, मैं कहीं भी जा सकता हूं। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, आप समझ गए। और इसके साथ ही साथ एक चीज और है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कुछ फंडामेंटल राइट्स पॉजिटिव है, कुछ फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव है नेचर में। अगर पूछा जाए पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, ये पहला क्वेश्चन आपको राइज किया जा सकता है। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दिए गए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स प्लस एलियंस को भी दिए गए हैं। ये सिटीजन्स क्या है, ये एलियंस क्या है, ये मैंने आपको सिटीजनशिप के लेक्चर्स में बताया है, ठीक है। क्या मैंने बताया था कि इंडिया में रह रहा कोई भी आदमी या तो सिटीजन होगा या तो सिटीजन नहीं होगा। अगर वो सिटीजन है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको एलियंस कहेंगे। ये एलियंस भी दो तरह के हो सकते हैं, या तो वो फ्रेंडली कंट्री से हो तो उसको फ्रेंडली एलियंस कहेंगे, या तो वो एनिमी कंट्री से हो तो उसको एनिमी एलियंस कहेंगे। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। और मैंने क्या कहा, नेगेटिव और पॉजिटिव ये भी हो सकता है। ये क्या है आप समझिए। देखिए नेगेटिव कहने का मतलब ये नहीं है कि नकारात्मक, नेगेटिव कहने का मतलब है कि वो एक तरह से कुछ रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अगर अनटचेबिलिटी है हम पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, सरकार पे ये रिस्ट्रिक्शन लगाती है। या तो आप पढ़िए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि वो आरआरसीएसपी रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। ये एक रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। वही अगर मैं आपको बोला हूँ, क्या मैंने बताया था, अनटचेबिलिटी, तो जो है वो अनटचेबिलिटी आपके साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो ये एक तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है गवर्नमेंट में, इसीलिए ये नेगेटिव नेचर्स के हैं, इसमें नेगेटिव वाला फीलिंग्स आ रहा है। अगर मैं आपको पॉजिटिव कहूँ तो पॉजिटिव कहने का क्या मतलब है, इस चीज़ को आप समझिए। आपको दिया गया है राइट टू फ्रीडम, आप कहीं भी घूम सकते हैं, तो ये पॉजिटिव है कि आप कहीं भी जा सकते हैं। आपको एम्पावर किया जा रहा है, आपको प्रिविलेज दिया जा रहा है,
जैसे मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ आपको। यदि आपको राइट टू रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है, ये क्या है? बेसिक समझा रहा हूँ मैं कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह का आप लोग कुछ कर सकते हैं। तो ये क्या है? एक तरह से आपको फ्रीडम दे रहा है, आपको प्रिविलेज दे रहा है, आपको कुछ करने का पावर दे रहा है, आपको रोक नहीं रहा है। यूं ही अगर स्टेट को लिमिटेशंस लगाए, ठीक है, तो वो क्या है? वो नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स। तो अब ये चीज़ समझ गए। अब अगर मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए क्या फंडामेंटल राइट्स ऑल सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, तो ऑल इंडियन सिटीजन्स के लिए तो अवेलेबल है ही, है ये फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है। यस, मैंने आपको बताया एलियंस के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल है, लेकिन सारे फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल नहीं है। अगर आपको पूछा जाए कौन फंडामेंटल राइट्स, तो आप अभी के लिए सुन लीजिए 15, 16, 19, 29, 30, ये सभी फंडामेंटल राइट्स जो है वो सिटीजन्स के साथ साथ एलियंस के लिए भी जो है वो अवेलेबल है। लेकिन क्या ये एनिमी एलियंस के लिए होगा? नहीं, ये फ्रेंडली एलियंस के लिए है। ये सभी क्या है? 15, 16, 19, 29, 30, इन सब चीज़ को हम आराम से भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप नेचर तो समझ गए कि यदि आपको पूछा जाए कि क्या फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, तो यस जस्टिसेबल है। क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव है? हाँ, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। क्या आपको पूछा जाए कि यस क्या ये सिटीजन्स को ही सिर्फ मिलता है, तो आप बोलेगा नहीं, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जो कि फॉरेनर्स को मिलता है। इतना आप समझ गए नेचर में, ठीक है। चलिए, तो 2-3 चीज़ तो आप समझ गए अभी तक, ठीक है। क्या समझ गए? कि सिटीजन्स प्लस फ्रेंडली एलियंस को मिल रहा है, ये समझ गए। दूसरा समझ गए ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं है। दीज आर क्वालिफाइड, मीन्स कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ लग रहा है, ये भी आप समझ गए। कुछ नेगेटिव नेचर्स के होते हैं, कुछ पॉजिटिव नेचर्स के होते हैं, ये भी आप समझ गए। यदि आपका फंडामेंटल राइट्स एवरेज किया जा रहा है, लिया जा रहा है, तो आप फंडामेंटल राइट्स आपका डिफेंड कर सकते हैं आप कोर्ट में जाके, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अल्टीमेट गारंटर है। ये फंडामेंटल राइट्स आपने ये भी पढ़ा कि इतने सेक्रोसेंट नहीं है, सेक्रोसेंट, इतने सेक्रोसेंट मतलब इतने पवित्र भी नहीं है कि इनको आप लिया नहीं जा सकता। दीज आर परमानेंट्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि वो कुछ रिफिल कर सकती है, कुछ आपको ले सकती है, ठीक है, लेकिन कब? विदाउट अफेक्टिंग। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ राइट टू, मैंने आपको बताया ना, राइट टू प्रॉपर्टी, ये क्या था? ये पहले फंडामेंटल राइट्स था कि नहीं? लेकिन इसको क्या किया गया? हटा दिया गया। इसको लीगल राइट्स आर्टिकल 300A के तहत बना दिया गया। तो क्या है मतलब? ये इतने सेक्रोसेंट तो नहीं है, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा पार्लियामेंट जो है उसको रिपील कर सकती है, हटा सकती है, बशर्ते एक शर्त है। क्या शर्त है? कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के मूल स्ट्रक्चर, मूल भावना को जो है वो वायलेट ना करे। आप समझ गए? इसके साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि फंडामेंटल राइट्स के दौरान कुछ फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड किए जा सकते हैं। मैंने आपको बताया उसमें एक्सेप्शन क्या है, आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, आर्टिकल 359, और साथ ही साथ आर्टिकल 358 में क्या है, आर्टिकल 19 जो है वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है। और जैसे ही फंडामेंटल राइट जो रिवाइव किया जाता है वैसे ही जो है वो रिवाइव हो जाता है। इसके साथ ही साथ आप और एक चीज़ जान लीजिए, ये जो आर्टिकल 19 का सस्पेंशन है, ठीक है, ये ओनली वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में, ठीक है, ये आर्म रेबिलियन के केस में नहीं है। ये हम आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 का डिफरेंस जो है उस लेक्चर्स में हमने इस चीज़ को भी देखा हुआ है। समझ गए आप? अब जो है हम लोग धीरे से आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें और देखने का कोशिश करते हैं। मैं इससे पहले इसको इरेज कर रहा हूँ। आप लोग इतना तो समझ गए मैं क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ। जैसे यदि आपको पूछे कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, कौन कौन फंडामेंटल राइट्स है जो ओनली सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, जो ओनली सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, तो मैंने आपको बताया क्या क्या। जैसे RRCSP, आपको रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ और प्लेस के आधार पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, ये ओनली सिटीजन्स को अवेलेबल है। राइट टू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट,
भारत में अगर आपको नौकरी करना है, सरकारी नौकरी, तो वो सिर्फ किसको अवेलेबल है? वो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। समझ रहे हैं? चलिए, तो इन सब चीज़ को आपने समझ लिया होगा, कुछ कुछ चीज़ें को जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने जहाँ तक बताया आपको कि आप समझे कि नहीं समझे कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और जो 30 है, ये ओनली एंड ओनली इंडियन सिटीजन्स के लिए है। इसके अलावा जितने राइट्स हैं, रेस्ट ऑल राइट्स, वो सभी जो है सिटीजन्स और फॉरेनर्स को जो है मिलता है। ठीक है, एक सेकंड, मैंने पिछला बार शायद बताया। हाँ ठीक ठीक, मैंने इससे पहले जो बताया था वो बताया था 15, 16, 19, 29, 30 जो है ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। शायद मैंने पिछला बार कुछ और बताया था। 15, 16, 19, 29, 30 ये राइट्स जो है वो ओनली और ओनली सिटीजन्स के लिए है। ये जो राइट्स जो है वो एलियंस के लिए नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये 15 जो है वो मैंने आपको बताया, जैसे RRCSP के आधार पे जो है आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है आपको मिलेगा ये जो राइट टू फ्रीडम, आप कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी असेंबली कर सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, कहीं भी आप रह सकते हैं, किसी भी तरह का प्रोफेशन जो है आप मतलब अपना सकते हैं। ये 19 है। आप जो है किसी तरह आप अपने लैंग्वेज का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, अपना कल्चरल राइट्स का प्रोटेक्शन करते हैं, ये 29 में लिखा हुआ है। और 30 में जो है वो एक तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, माइनॉरिटी के लिए कुछ बातें लिखी हुई है। तो कहने का मतलब है मैं आपको नेचर समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप नेचर समझ गए ना तो आपको समझने में आसानी होगा, ताकि आप जब पढ़िएगा ना तो आप क्लासीफाई कर सकते हैं। अरे हाँ, कोई भी राइट्स आप पढ़िए तो ये क्या सिटीजन्स के लिए है या किसके लिए है, इस चीज़ को सबसे पहले आप देखिए, उस राइट क्या कह रहा है उस चीज़ को देखिए। इस तरह से आप धीरे धीरे आगे बढ़िए। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं जो दोनों को मिला हुआ है, जैसे राइट टू इक्वलिटी, ये दोनों को मिला हुआ है। ठीक है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21, ये सभी को मिला हुआ है। एलिमेंट्री एजुकेशन का अधिकार 21A बाद में जोड़ा गया, हम देखेंगे इसको। इस तरह के राइट्स जो है वो मतलब सबके लिए। अब इतना समझ गए। अब हम लोग आते हैं इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। यहाँ से हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बेयर एक्ट को इंटरप्रेट करना। तो हम आर्टिकल 12 में सबसे पहले आते हैं और देखते हैं कि आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये आर्टिकल, एक सेकेंड, ये आर्टिकल 12 आप लोग को दिख रहा है। आर्टिकल 12 डेफिनेशंस बताता है। किस चीज़ का डेफिनेशंस बताता है? तो स्टेट का। ठीक है, यहाँ देखिए, स्टेट का डेफिनेशन बताता है कि इस स्टेट्स में जब भी कहा जाए आपको कि फंडामेंटल राइट्स में स्टेट आपके फंडामेंटल राइट्स को एवरेज नहीं कर सकता, या आपको बोले कि स्टेट को जो है वो कुछ देना है, तो स्टेट मतलब क्या कहना चाहता है? तो आप फर्स्ट देखिए, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया मीन्स लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट, समझ गए। सेकेंड, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट। ईच ऑफ द स्टेट कहने का मतलब क्या हुआ? मीन्स स्टेट गवर्नमेंट, और वो भी हर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये दो चीज देख लिए। थर्ड चीज देखते हैं हम लोग, एंड ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया में रह रहे सभी लोकल अथॉरिटीज, ठीक है, जैसे और अदर अथॉरिटीज, ठीक है, और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो सरकार के कंट्रोल में हो। जैसे लोकल अथॉरिटीज, जैसे क्या? पंचायत। मैंने आपको बताया, कब बताया है मैंने आपको? स्लाइड फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़िएगा तो मैंने आपको बताया है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आपको बेसिक मैंने बताया था कि पंचायत सिस्टम और म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम, रूरल लोकल गवर्नमेंट, ठीक, और अर्बन लोकल गवर्नमेंट जो ऐड किया गया। ठीक है, तो ये क्या है? ये लोकल अथॉरिटीज है, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, और स्टेचुटरी बॉडी जैसे आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या? ये गवर्नमेंट कंट्रोल में है क्योंकि शेयर होल्डर से गवर्नमेंट ज़्यादा है इसमें। भेल है कि नहीं? ONGC,
गेल आप ले लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, समझ रहे हैं ना। तो ये सभी जो है हो गया। और इसके साथ ही साथ अगर कोई प्राइवेट बॉडी भी हो या कोई एजेंसी हो जो कि सरकार के आदेश से काम कर रही हो, तो वो भी इसमें आएगी। तो क्या आप समझ गए कि स्टेट का क्या डेफिनेशन है। जब भी स्टेट कहा जाए इस फंडामेंटल राइट्स में, इस फंडामेंटल राइट में, सुन लीजिए आप, सिर्फ ये स्टेट का डेफिनेशन इस पार्ट के लिए है, ठीक है। एक ही जगह डेफिनेशन दिया हुआ है। और आगे जब भी हम पढ़ेंगे, जैसे जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे या कुछ पढ़ेंगे, तो वहां क्या लिख दिया जाएगा कि ये स्टेट का डेफिनेशन वही है जो कि आर्टिकल 12 का जो फंडामेंटल राइट्स के केस में डेफिनेशन दिया हुआ है। इस तरह से जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंटरप्रेट किया हुआ है। सिर्फ डेफिनेशन यहीं पे लिखा हुआ है जो कि फंडामेंटल राइट्स के लिए लिखा हुआ है। जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे तो वहाँ यही चीज़ लिखा हुआ कि जो आर्टिकल 12 में जो स्टेट का डेफिनेशन है वो भी उसी को हम डीपीएसपी का डेफिनेशन मान रहे हैं। और अगर कुछ एक्स्ट्रा है उसमें तो उसमें ऐड कर दिया गया है, ठीक है, कि आर्टिकल 12 प्लस ये। अब ये चीज़ समझ गए। तो कहने का मतलब है कि यदि आपको स्टेट पूछा जाए तो स्टेट में कौन होंगे। गवर्नमेंट, मैंने बोला ना, गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट, ठीक है। उसके एग्जीक्यूटिव प्लस गवर्नमेंट मतलब क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव बॉडी। और पार्लियामेंट में क्या आता है, लेजिस्लेचर बॉडी। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर बॉडी प्लस अगर हम देखें तो गवर्नमेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर, इसमें भी इसके एग्जीक्यूटिव्स प्लस लेजिस्लेचर्स। और हमने देखा कि जो भी म्यूनसिपलिटीज, पंचायत, उधर क्या बोलते हैं, जैसे सेल, भेल, एलआईसी, जो भी स्टेचुटरी बॉडी है और नॉन स्टेचुटरी अथॉरिटी है, और साथ ही साथ प्राइवेट एजेंसी जो कि सरकार के इंस्ट्रक्शन से काम कर रही है, ये यदि ये से भी जो है आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेंगे, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट जो है आप कोर्ट जा सकते हैं। तो क्या आप डेफिनेशंस को समझ गए कि नहीं समझे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस पार्ट को तो कंप्लीट समझ गए। मैंने अभी यही बताया। चलिए अब हम आते हैं आर्टिकल 13 में। और आर्टिकल 13 को हम लोग इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 13 क्या कहता है। तो सबसे पहले इसका हेडलाइन पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अगर फंडामेंटल राइट्स का डेरोगेशन किया जाता है या ऐसा कोई कानून बनाया जाता है कि जो इस लॉ को वायलेट करे, तो क्या होगा। इस चीज को आप लोग समझे आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए आर्टिकल 13(1) पढ़िए। All laws in force in the territory of India immediately before the commencement of the Constitution, insofar as they are inconsistent with the provision of this part, shall, to the extent of such inconsistency, be void. इसका मतलब क्या है, देखिए आर्टिकल 31 क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी कानून ऐसा बनता है जो कि इस पार्ट के लिखे हुए प्रोविजंस को वॉइड करे, ठीक है, इसको इनकंसिस्टेंट हो इसके साथ, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। नल एंड वॉइड हो जाएगा। क्या इस चीज को समझ गए। मैं नेक्स्ट आ रहा हूं, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए मैं समय लेके आपको बता रहा हूं। मैं चाहूं तो एक लेक्चर्स में आपको फटाफट जो मैं बोल रहा हूं तुरंत रैपिडली 1 2 3 4, देखिए ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, लेकिन मैं समय इसीलिए ले रहा हूं ताकि आप समझे कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। पार्ट 2 देखिए, द स्टेट शेल नॉट मेक एनी लॉ विच टेक्स अवे एवरेजेस राइट कॉन्फरेंट बाय दिस पार्ट। कहने का मतलब है आर्टिकल 32 कह रहा है कि यदि स्टेट ऐसा कोई कानून बना देता है जो कि इस पार्ट्स में लिखित फंडामेंटल राइट्स को एवरेज कर रहा हो, तो वो तो क्या है, वो कानून ऐसा नहीं बना सकता, नल एंड वॉइड हो जाएगा, बी वॉइड। ये समझ गए। देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि ऐसा कोई कानून बनाता है तो वो नल एंड वॉइड कर सकता है। कौन करेगा, कोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, कौन करेगा, जुडिशरी करेगा। तो यही से जो है ये जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, JR जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, वो आता है। क्या ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, नहीं, ये एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है। देखिए एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली में क्या अंतर है। इम्प्लिसिटली मतलब जो डायरेक्ट लिख दिया है, और एक्सप्लिसिटली जो इसमें निहित है, लेकिन आप उसको समझना पड़ेगा। तो ये एक्सप्लिसिटली जो है इसमें निहित है। और यहीं से और इसी आर्टिकल 13 से
इस फंडामेंटल राइट्स को दांत मिलता है, आप बोल सकते हैं तीत मिल रहा है आर्टिकल 13 से, यहीं से तो इसको पावर मिल रहा है ना। इसको अगर नल एंड वॉइड, मतलब इसको अगर स्टेट जो है या प्राइवेट बॉडी, हम पढ़ेंगे कि कौन सा फंडामेंटल राइट्स जो है वो स्टेट के लिए है, कौन सा फंडामेंटल राइट्स प्राइवेट बॉडी के लिए भी है। अगर इसको एवरेज करें तो आप कोर्ट जा सकते हैं, यही से तो इसको पावर मिला है, जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 32 में भी अलग से, ठीक है, और आर्टिकल 226 में भी अलग से। आर्टिकल 32 के आधार पे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के आधार पे हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो है वो ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। ये इम्प्लिसिटली यहाँ लिख दिया है और आर्टिकल 13 में एक्सप्लिसिटली लिख दिया है। तो क्या आप आर्टिकल 13 को समझ गए कि नहीं समझे? अगर कहा जाए कि जुडिशियल रिव्यू कहाँ से आता है तो आर्टिकल 13 से आता है। यदि आपको कहा जाए कि फंडामेंटल राइट्स, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट्स को एवरेज करे, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको यहाँ इरेज कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, हम लोग राइट टू इक्वलिटी में थे, थोड़ा सा वीडियो जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था, इसीलिए आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिए समझने का। हम लोग राइट टू इक्वलिटी में थे, ठीक है। और राइट टू इक्वलिटी में हम लोग आर्टिकल 14 को देख रहे थे। और आर्टिकल 14 में हमने देखा, हमने दो चीज़ को समझने की कोशिश की। हमने एक तो लॉ ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इस चीज़ को हम लोग समझने का कोशिश कर रहे थे। तो हमने अभी तक इतना समझा था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है और ये नेगेटिव है। और हमने देखा कि अमेरिकन जो कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, वो एक तरह से पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। किस तरह से नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और किस तरफ से पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को भी हमने समझा कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट मीन्स क्या, कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना है, सभी समान है और कोई जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। आप समझिए, नहीं है मीन्स ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट जा रहा है। वहीं पॉजिटिव है, वो क्या कहता है कि सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करना है, लेकिन सभी का सर्कमस्टांसेस तो सेम हो। समझ रहे हैं कि नहीं? लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, मतलब कहने का क्या है कि अगर सिमिलर एप्लीकेशन है तब तो आप सिमिलरली ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जो है आपको कुछ उसके लिए एफर्मेटिव एक्शंस लेना पड़ेगा। ये जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है। समझे आप लोग कि नहीं समझे? जैसे, लेकिन मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ, कुछ है इसमें? नहीं, इतना ही लिखा हुआ है इसमें आर्टिकल 14 में। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए कि आर्टिकल 14 को में हम और ज़्यादा इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और समझते हैं कि क्या राइट टू इक्वलिटी कोई एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस तो यस, बहुत सारे एक्सेप्शंस है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। जिस तरह हमने पढ़ा था फंडामेंटल राइट्स जो एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये राइट टू इक्वलिटी में भी इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें या हम किसी भी स्टेट के गवर्नर की बात करें, क्या है वो, या किसी भी एमपी की बात करें, इनको कुछ राइट्स जो है वो बहुत तरह के इम्यूनिटी जो इंजॉय करते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, प्रेसिडेंट को क्या राइट है कि वो, हाँ ठीक है, क्या राइट है वो बता रहा हूँ, ठीक है, कि मान लीजिए कि कोई प्रेसिडेंट है, वो अपनी ड्यूटीज़ में जो भी काम करे, ठीक है, जो वो पावर का एक्सरसाइज करे, उस पावर ऑफ एक्सरसाइज को लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते, वो कोर्ट को आंसरेबल नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही साथ जब तक वो अपने टेन्यूर में है, उस दौरान प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ या गवर्नमेंट ऑफ किसी भी स्टेट के गवर्नर के खिलाफ आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चला सकते। इन सब चीज़ों को हम लोग प्रेसिडेंट के लेक्चर्स में पढ़ेंगे और गवर्नर के लेक्चर्स में, लेकिन मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूँ, ठीक है। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी आप नहीं निकाल सकते, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना? ये मतलब लगता है उसको संवैधानिक गरिमा को बचाने के लिए है, ठीक है, उसको वैल्यू दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा एमपी के लिए भी है कि जो मान लीजिए कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो संसद में बैठ के कोई स्टेटमेंट दे रहा है, तो उस स्टेटमेंट के आधार पे आप उसके खिलाफ जो है वो केस नहीं कर सकते। ये आर्टिकल 105, 194 आप लोग पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। वो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी तो हम लोग बहुत आर्टिकल 14 में ही है, लेकिन जब 104 तक पहुँचेंगे हम लोग तब इस सब चीज़ को हम लोग समझेंगे। 105 और 194। इसके अलावा आप देखिए यूनाइटेड नेशंस के जो एम्बेसडर हैं, ठीक है, उन सब को भी कुछ जो है वो इंजॉय जो है, या उसके एजेंसीज है, वो सब भी जो कुछ इम्यूनिटीज जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। तो आप लोग आर्टिकल 14 को समझ गए
कि ये लॉ बिफोर क्या है, ये ब्रिटेन कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये एक तरह से नेगेटिव वाइब लाता है कि प्रिविलेजेस नहीं देना है, सभी समान हैं, सभी कानून के ऊपर नहीं है। एक तरह से पॉजिटिव है, एफर्मेटिव एक्शंस की बात करता है। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में जा रहे हैं, वो है आर्टिकल 15। देखिए आर्टिकल 15 क्या कह रहा है, ये RRCSP जो मैंने आपको इतना देर से बता रहा हूँ कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस, ठीक है, इसके आधार पे जो है आप किसी भी के साथ जो है वो भेदभाव नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं कर सकता। लेकिन ओनली, देखिए इस लाइन को समझिए, बहुत कोई यहाँ नहीं समझते, ओनली इन दिस ग्राउंड्स, ठीक है, इसके अलावा आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। मीन्स ये सिर्फ केसेस है जिसके आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। समझ गए ना। अब मैं नेक्स्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, 2 पढ़िए। नो सिटीजन सेल ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ प्लेस, वो ये सब चीज़ें घुमा फिरा का लिखा हुआ है। ठीक है, कि आपको पब्लिक शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इन सब चीज़ों पे आप एक्सेस कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पे आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं किया जाएगा। आप वेल्स का, टैंक्स, बाथिंग, इन सभी चीज़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नथिंग इन आर्टिकल्स प्रिवेंट प्रोविजंस ऑफ वोमेन्स और चिल्ड्रेंस। ठीक है, तो वोमेन्स और चिल्ड्रेंस की भी बात करती है। तो मिला जुला के अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये आर्टिकल 15 क्या कहना चाहता है, तो हम लोग समझते हैं। देखिए आर्टिकल 15 में क्या कह रहा है कि आप रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस के आधार पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब ओनली कहा गया है, कहने का मतलब कि सिर्फ यही है। ठीक है, और दूसरा स्टेट की बात कर रहा है। समझ गए। सेकंड में आपको आ रहा हूँ कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी शॉप्स, होटल, पब्लिक रेस्टोरेंट, इन सब चीज़ों की बात की गई है कि आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आधार इन सभी RRCSP के आधार पे नहीं किया जा सकता है। आप वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, अब इन सब कहीं भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस क्या हो सकता है, तो लिखा हुआ है कि वोमेन्स और चिल्ड्रंस को, ठीक है, स्पेशल प्रोविजंस देना पड़ेगा, इसके लिए रिजर्वेशंस का व्यवस्था है कि नहीं है। यदि आप सोशली बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, ठीक है, या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास से आ रहे हैं, SC, ST, तो आपके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की गई है। समझ रहे हैं ना। ये सभी चीज़ें जो है वो इस आर्टिकल्स में दिया हुआ है। क्या आप लोग इन सभी चीज़ों को समझ गए। चलिए मैं अब यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि 15(1) क्या कह रहा है, ठीक है, कि सिर्फ और सिर्फ RRCSP के आधार पे जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। 15(2) क्या कह रहा है कि कोई भी इंसान, ठीक है, कोई भी इंसान जो है वो आपको, देखिए ये जो पब्लिक शॉप्स है ये सभी क्या है, ये सभी स्टेट के साथ साथ एक तरह से प्राइवेट बॉडीज को भी जो है कर रही है। तो आर्टिकल 15(1) जो है वो सिर्फ स्टेट को रिस्ट्रिक्शंस करता है, लेकिन आर्टिकल 15(2) जो है वो एक तरह से प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी रिस्ट्रिक्शंस कर रहा है कि आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स कोई एक इंसान दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेशन न करे इन सभी आधार पे। समझ गए। और इसके हमने एक्सेप्शंस को भी देखा कि वोमेन्स और चिल्ड्रंस को जो है किस तरह से अधिकार दिए जाते हैं, वोमेन्स को लेजिस्लेचर में किस तरह से अधिकार दिया गया है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं आर्टिकल 16 में। तो आर्टिकल 14 आप लोग समझ गए, राइट टू इक्वलिटी, और आर्टिकल 15 भी समझ गए, ये इक्वलिटी के अंदर ही आ रहा है। इसको बहुत अच्छी तरह से मुझे लग रहा है आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो, तो आप लोग जो है देखिए यहाँ सभी लिखे, ये सभी चीज़ें लिखा है जो मैंने बताया। एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, सोशली बैकवर्ड ट्राइब्स, सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। मैंने आपको एक एक लाइन लगभग इंटरप्रेट कर दिया है, तो आप लोग इन सभी चीज़ों को देख लीजिए। कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। अब आर्टिकल 16 आते हैं। इसमें लिखा हुआ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल 16। देखिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आपको इक्वलिटी दिया जाएगा, ये देखने से ही पता चल रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, 16(1) को पढ़िए, आप 16(2) को पढ़िए, आप 16(3) को पढ़िए। ठीक है, ओवरऑल यही लिखा हुआ है कि स्टेट जो है, ठीक है, किसी भी पब्लिक ऑफिसेस के में अगर अपॉइंटमेंट कर रही है, एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो सभी सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी। ठीक है, किसी भी सिटीजन्स के साथ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, बर्थ ऑफ प्लेस, है ना, और रेसिडेंट कहाँ पर रह रहा है, इन सभी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा स्टेट के द्वारा। ठीक है, कहने का मतलब है कि जितने भी सिटीजन्स हैं सभी
जो है सरकार के एम्प्लॉयज बन सकते हैं, ठीक है। और मेरिट और क्वालिफिकेशन जो है इसका बेसिक आधार होगा, ठीक है। आपको पता है कि एग्जामिनेशन में मेरिट के आधार पे लिया जाता है, क्या किसी हेरिडेटरी पोजीशन के आधार पे लिया जाता है? बिल्कुल नहीं लिया जाता है। हेरिडेटरी पोजीशन मीन्स राजा का बेटा राजा, ठीक है, इस तरह तो नहीं है। तो इतना आपने समझ गए होंगे आप लोग। अब हम लोग आगे आ रहे हैं, ठीक है। अब आगे समझिए कि जो मैंने आपको बताया कि इसके एक्सेप्शंस भी है कुछ, ठीक है। इसके एक्सेप्शंस किस तरह है कि यदि सरकार चाहे, देखिए, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट पार्लियामेंट फॉर मेकिंग लॉ प्रिस्क्राइब टू ए क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ आगे, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई, बहुत सारे इसमें चीज़ें लिखी हुई, मैं आपको ओवरऑल बता दे रहा हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को देखें, ठीक है, तो सरकार ने क्या किया है, नोटिफिकेशन निकाल के इन दोनों के लिए स्पेशल प्रोविजंस जो है वो रखे हुए हैं, ठीक है, वहाँ के एम्प्लॉयमेंट के लिए। इन सभी SC STs अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशंस दिया गया है। ये सभी चीज़ें क्या है, एक तरह से एक्सेप्शन है, ये सब एफर्मेटिव एक्शंस है, आप समझिए। यही जो है कि सभी एफर्मेटिव एक्शंस है ताकि सभी को समाज के एक पायदान पे लाया जा सके। कोई आज यहाँ है, कोई आज यहाँ है, कोई आज यहाँ है, कोई आज यहाँ है, सब अलग अलग जगह पे। अगर आप यहाँ पे अगर दौड़ने बोले तो ये तो फर्स्ट आ जाएगा। तो इन जो SC ST वोमेन्स को भी इस लाइन पे ला के खड़ा कीजिए, फिर आप दौड़ाइए, तब तो मजा है, समझ गए। अब हम लोग आर्टिकल 17 पे आए। ये 2 आर्टिकल जो है वो लास्ट आर्टिकल्स है, इसको समझ लीजिए, फिर हम लोग टॉपिक को क्लोज अप करेंगे। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी के एवोल्यूशन की बात करती है, और आर्टिकल 18 जो है वो टाइटल्स के एवोल्यूशन की बात करती है, ठीक है। ये दोनों क्या इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, अनटचेबिलिटी का एबोलिशमेंट की बात कर रही है, मतलब आप किसी के साथ अनटचेबल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये जो अनटचेबल है, इस वर्ड का जो डेफिनेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग समझे कि क्या इसका मीनिंग हो सकता है, तो ऐसा कोई भी चीज़ अगर किसी के साथ आप बर्थ के आधार पे या कास्ट के आधार पे, ठीक है, किसी के साथ अगर आप भेदभाव कर रहे हैं और उसको डिसेबल कर दे रहे हैं, तो उसको अनटचेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी आपको अनटचेबिलिटी के बारे में। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, CRA का एक्ट 1955 को अगर आप पढ़िएगा तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है कि क्या क्या ऑफेंसेस हो सकते हैं अगर आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है। और ये जो सिविल राइट्स एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ 1955, आप गूगल में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि यदि आप किसी पर्सन्स को, ठीक है, किसी भी ट्रेडिशनल के आधार पर, रिलीजियस के आधार पर, फिलोसफी के आधार पर आप उसके अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अनटचेबिलिटी को आप जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आपको पनिशमेंट किया जाएगा। आप अगर शॉप्स, होटल या मतलब इन सभी पब्लिक इंटरटेनमेंट की जगह पे आप किसी को अगर एसेस करने, मतलब डिनाई कर रहे हैं एसेस में, आप किसी को निचले क्लास के लोगों को, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब से, उनके साथ अगर इंसल्टिंग कर रहे हैं, तो ये सभी केसेस बहुत सारे। आप किसी को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूशंस में, हॉस्टल्स में, हॉस्पिटल्स में, पब्लिक प्लेसेस में आप उसको एडमिट करने से रिफ्यूज़ कर रहे हैं, तो ये सभी केसेस है, ठीक है, जिसके आधार पे आपको पनिशमेंट दिया जाएगा आप इस तरह से अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या आप ये चीज़ को समझ गए, ठीक है। अलग अलग है, 6 महीने के का फाइन है, 6 महीने क्या बोलते हैं, इम्प्रिजमेंट है, कुछ फाइन है 500 रुपीज़, अलग अलग इसमें प्रोविजंस है। आप इतना चीज़ को समझ गए। अब लास्ट टॉपिक हम लोग इस लेक्चर्स का देख रहे हैं, वो है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। देखिए, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स क्या है, इस चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी भी तरह का आप टाइटल नहीं रख सकते, किसी भी तरह का हेरिडिटरी टाइटल्स या नोबिलिटी टाइटल्स आप नहीं रख सकते। जैसे महाराजा हो गया, राज बहादुर हम लोग ने सुना होगा, राय साहब सुना होगा, इस तरह के टाइटल्स जो है आप नहीं रख सकते, समझ रहे हैं ना। चलिए, है ना, मीन्स स्टेट जो है इस तरह के टाइटल्स को जो है वो ये करती है। लेकिन यदि स्टेट मिलिट्री और एकेडमिक क्षेत्र में अगर कुछ दे टाइटल्स, ठीक है, जैसे भारत रत्न हुआ, ठीक है, या इस तरह के कुछ टाइटल्स है, ठीक है, वो दिया जाए, तो आप वो जो है, ठीक है, पद्म श्री अवार्ड्स हो गया जैसे, तो ये सभी राइट्स जो है मिलिट्री के क्षेत्र में। और इसके साथ ही साथ आप लोग समझिए, ठीक है, कि कोई फॉरेन से कोई टाइटल से नहीं ले सकता है। तो इन सभी चीज़ों को जो है वो एबोलिश किया गया इस
इसका प्रोहिबिट किया गया है। समझ रहे हैं ना? जो पहले के ज़माने पे हुआ करता था कि बहादुर है, महाराजा है, राज साहब है, इस तरह के जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के तरह का जो टाइटल्स है, इन सभी टाइटल्स को जो है, ताकि आपको समाज में सुप्रीमेसी ऑटोमेटिक ना मिले, ठीक है, वर्क के आधार पे मिले तो ठीक है, आपने काम किया, आपने पीएचडी की, आपको डॉक्टरेट मिल रहा है, तब सही है। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो इस तरह के प्रीफिक्स या सफिक्स जो है आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते हैं। यही जो पूरी चीज़ है वो इस चीज़ में दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर्स पसंद आए होंगे। कुछ सुधार की ज़रूरत है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो हमने इस लेक्चर्स में देखिए क्या क्या हमने पढ़ लिया। आर्टिकल 14 पढ़ लिया, 14 to 18 तो पूरा पढ़ लिया हमने, मीन्स राइट टू इक्वलिटी को हम लोग टोटल कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और इसमें हर एक चीज़ हमने देख लिया है, लगभग चीज़ें हमने देख लिया। इसके साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स के बेसिक को भी हमने देखा है। अब कल से हम लोग मीन्स नेक्स्ट लेक्चर से आर्टिकल 19 से हम स्टार्ट करेंगे। ये राइट टू फ्रीडम को देखेंगे और सभी चीज़ों को देखेंगे। जैसे राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल 19 में जो है बहुत सारे राइट्स है, ठीक है, जो आपको फ्रीडम के रिलेटेड है। उन सभी चीज़ों को देखेंगे कि किस तरह से स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट है, आपको कहीं असेंबल होने का राइट्स है विदाउट आर्म्स, आप किसी तरह के एसोसिएशन, यूनियंस या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना सकते हैं, आप टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी आप सेटलमेंट हो सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे राइट्स है जो आर्टिकल 19 है। आर्टिकल 20, 21, 22, 23, इस तरह से पूरे फंडामेंटल राइट्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पढ़ते रहिए बढ़िया से, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।